तो आज हम यहाँ पे 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने सोचा कि 9th क्लास की फ़िज़िक्स पे लेक्चर बना ही दिया जाए, वीडियो बना ही दिया जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स में। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मोशन। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। तो जब फिज़िक्स आप 9th क्लास में फ़िज़िक्स स्टार्ट करते हो तो थोड़ी टेंशन सी होती है कि फ़िज़िक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन उससे डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। आने वाले सारे लेक्चर में आप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप फिज़िक्स में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, बाकायदा आप वीडियो लेक्चर अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करते रहो, साथ में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसे आप सॉल्व करते रहो, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये ज्ञान की बातें के बाद हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि हमारा मोशन है। देखिए, मोशन स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा फिजिक्स। मोशन हम थोड़ी बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम फिजिक्स को समझ लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो फिजिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिए, फिजिक्स जो है वो है क्या। फिजिक्स को अगर आप डिफाइन कर कहोगे तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हम कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ऑफ इस लॉ, यस लॉ। ठीक है, तो जो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और साथ में नोट्स बनाना स्टार्ट करें। अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्पेशली आपके लिए पीडीएफ नोट्स तैयार किए हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में चैप्टर ख़त्म होने के बाद हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे दूँ, जो कि आप सॉल्व करो। ठीक है ना, जिससे आप सॉल्व करो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। तो स्टडी ऑफ द नेचर मतलब नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आप ये इमेजिन करो, नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि सेब का पेड़ से नीचे गिरना। सेब ही क्यों, सब कुछ ऊपर से नीचे ही तो गिरता है। ठीक है ना, तो ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है तो उसके कारण भी फिजिक्स है। गाड़ी जो चल रही है उसके कारण भी फिजिक्स है। आप जो पेन और पेपर पे लिखते हो उसके पीछे भी फिजिक्स है। अब चांद जो है वो पृथ्वी की ऑर्बिट पे घूमता है तो वो रिवॉल्व करता है, तो वो भी इसके पीछे भी फिजिक्स है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व है। और जब फिजिक्स इन्वॉल्व है तो कुछ इसके लॉ दिए गए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हम वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमें पढ़ना है फोर्स एंड इट्स लॉ के बारे में, तो वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब सेब को ऊपर से नीचे करना तो ग्रेविटेशन, तो ये इसके पीछे भी एक लॉ है। तो फिजिक्स को इस तरीके से डिफाइन किया कि स्टडी ऑफ नेचर, नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं ना वो सारा फिजिक्स है, फिजिक्स उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम इस तरीके से फिजिक्स को समझते हैं। ये तो चीज़ हो गई बेसिक फिजिक्स के बारे में। अब जो फिजिक्स है इसके बाद जो टर्म आता है हमारा वो आता है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिक्स जो है इसमें हम कुछ क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फिजिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स इज द, ये सारी डेफिनेशन आप पीडीएफ में देख सकते हो। मैं यहाँ पे को बस ब्रीफली समझा देता हूँ, अच्छे से आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। आप इसको समझिए, याद करने की जरूरत नहीं, समझिए आप। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं जिसे हमें मेजर करना होता है। तो जिन चीज़ों को हम मेजर करते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसे हम मेजर नहीं कर पाते हैं उसे हम, वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई, हम तो लगभग सब कुछ मेजर कर लेते हो क्या। चलिए हम एग्जाम्पल देंगे और उससे समझिएगा कि आप इन चीज़ों को मेजर कर पाते हो कि नहीं। देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर पाते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर पाएँ वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम मेजर कर लेते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसे मेजर नहीं कर पाते हैं वो क्या, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मास की बात करें, टाइम की बात करें, लेंथ की बात करें,
तो इनको आप मेजर कर सकते हो ना, इनको आप मेजर तो कर सकते हो ना। तो जिसको हम मेजर कर पाते हैं ना वही फिजिकल क्वांटिटी है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। इस तरह से बहुत है, पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब वैसे कौन सी क्वांटिटी जिसे हम मेजर नहीं कर पाते हैं, आप इसको समझिए कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, आप कहोगे बहुत, आप कहोगे बहुत, उसको मेजर कर सकते हो आप कि 1 किलो करती है, 5 किलो करती है, 1 मीटर करती है, 20 सेकंड करती है, ऐसा कुछ तो नहीं है, इसको मेजर नहीं कर सकते। केयर, आप अपने छोटे भाई बहन की कितनी केयर करते हो, मुझे पता है नहीं करते होगे, यहाँ मार कुटाई चलता रहता होगा, ठीक है, लेकिन जनरली भाई बहन में ऐसा ही होता है, भाई बड़े भाई छोटे भाई में या भाई और बहन हो, मार कुटाई चलता रहता है। तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अलग उसका मजा है। तो अब अपने भाई बहन की कितनी केयर करते हो, इससे हम मेजर कर सकते हैं क्या? या फिर आपके पापा ने आके आपको डांट दिया, ठीक है ना, आपके पापा ने आपको कितना डांटा, 5 केजी, 10 केजी, ठीक है ना, आपको किसी से दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, छोटे बच्चे हो, आप समझो कि दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब दुश्मनी है तो कितनी दुश्मनी है, 1 मीटर, 2 मीटर, इन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन से हो गए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जो लव, केयर, ठीक है, अब डांट, दुश्मनी, ये सारी चीज़ें, फाइट, इन सब चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बात हो गई क्लियर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो हमारा है यूनिट। हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो आपने कह दिया जिसको हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है। अब जिसे आप मेजर कर पाते हो तो उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा यूनिट। देखिए यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट को हम कहते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं यूनिट। फिर से सुनिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटी वही है ना जिसे हम मेजर कर लेते हैं, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म चाहिए जिसे हम कहते हैं यूनिट, ठीक है ना, डिफाइन करने के लिए। अब ये कौन सी बात हो गई, बिल्कुल आप इसको समझिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपकी मास कितना है, आप कितने केजी के हो, केजी आ गया साथ में, आपका वेट क्या है, तो आप कहते हो 50। अरे 50 क्या हो गया भाई, ठीक है। कपड़ा लेने चाहते हो, कहते हो कि एक दे दो, कपड़े का बंडल जो होता है ना, इसे काट के दिया जाता है, ठीक है, जिसे थान बोलते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग तो मतलब सिलाई रेडीमेड ऑनलाइन है ना, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, ठीक है। पहले हमारे ज़माने में चला जा करता था कि हम जाते थे कपड़ा लेने, कपड़ा लेते थे, काट के देते थे, फिर उसके बाद टेलर के पास जाते तो उसे सिला देते। आज भी कई लोग करते हैं, चलिए उस पर नहीं जाते, हम वापस से जाते हैं फिजिक्स पे। तो अब आप कपड़ा लेने जाते हो, कहते हो कि एक काट के दे दो। अरे भाई एक काट के क्या दे देगा वो, 2 दे दो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप कितने देर में वहाँ तक पहुँचे, बोले 5। यहाँ से घर से निकले स्कूल आप कितने देर में पहुँचे, बोले वो 5। तो ये चीज़ें डिफाइन नहीं हुई ना, आपने 5 तो कह दिया, आपने कह दिया 5, लेकिन ये डिफाइन नहीं हुई कि 5 सेकंड लगा, 5 आवर लगा, ठीक है ना भैया, 5 जन्म लग गया आपको स्कूल तक पहुंचने में, तो वो सारी चीज़ें डिफाइन नहीं हुई। तो यूनिट के हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर पाते हैं, यूनिट की हेल्प से। जैसे कि मान लो कि आप कहते हो कि मास जो है वो 50 केजी है, तो ये केजी क्या हुआ हमारा, ये केजी क्या हुआ, यूनिट। यहाँ पे 2 टर्म हो गए, ये यूनिट, और ये 50 क्या है, इतना टाइम्स ऑफ केजी है, ठीक है। यूनिट में 2 टर्म आ गए, एक 50 और एक केजी। केजी हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। और इतना किसके कितने टाइम्स है मास, वो 50 टाइम्स है मास। इसका मतलब ये हुआ, अगर लिखते हो आप 5 मीटर, ठीक है, तो ये लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो इस तरीके से हम यूनिट को समझते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि देखिए पुराने ज़माने में, या फिर अभी तो नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में होता था कि आप कहते थे, हमारे दादा जो हैं, या फिर उसके पहले की बात हम कर लेते हैं, तो उनका मापने का ढंग अलग अलग था, उनका मापने का ढंग अलग अलग था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था वो। अब क्या था, एरिया के हिसाब से मापने का ढंग जो है वो अलग अलग हो जाया करता था। तो इन्होंने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ,
अब ये एक इंसान यहाँ से दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ पे कुछ और हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। आप कहते हो कि मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए, वहाँ पर लीटर समझ ही नहीं रहा है, आपके यहाँ तो 2 लीटर समझ रहे हो आप, लेकिन मान लो जिस एरिया में जाते हो वहाँ 2 लीटर की समझ ही नहीं है, वो किसी दूसरे तरीके में मापते हैं, वो 2 गिलास में मापते हैं कि चलो 1 गिलास दूध दे दो, 2 गिलास दूध दे दो। बात समझ रहे हो आप, बात समझ रहे ना। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं हुआ, तो इसे एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया गया जिससे सब लोगों को समझ में आए, सब लोगों को समझ में आए। पहले जैसे गाँव में कहते थे 1 हाथ कपड़ा दे दो, ठीक है ना, तो 1 हाथ यहाँ से यहाँ तक मापा, 1 हाथ काट के दे दिया 1 हाथ कपड़ा। तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है नहीं। अब अगले दूसरा जगह से आता है, बोलता है 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो तो हाथ वाली भाषा समझता है, हाथ वाली भाषा समझता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें डिफाइन नहीं हो पाती थी और वैसे समझने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ यूनिट्स आए, जैसे कि सबसे पहले जो यूनिट आया, मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट भी, हमारा FPS, ठीक है। FPS क्या, फुट, पाउंड और सेकंड, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो फुट से क्या लेंथ मापते थे, पाउंड मास के लिए यूज होता था और साउंड टाइम के लिए, ठीक है। तो फुट, पाउंड और सेकंड, देखिए ये अभी भी हमारे यहाँ चलन में है। जैसे कि बर्थडे मनाना होता है तो आप कहते हो 2 पाउंड का केक चाहिए, 1 पाउंड से काम ना चलेगा, है ना। तो पाउंड में हम केक लेने जाते हैं, केजी में भी बनता है, बड़ा साइज का बनाना होता है तो हम केजी में ऑर्डर करते हैं, लेकिन अभी भी हम कहते हैं 1 पाउंड का केक लाना है, 2 पाउंड का केक लेकर आना, ठीक है ना। जब बर्थडे होता है आप बोलते हो बहुत सारे फ्रेंड आने वाले हैं, 5 पाउंड का केक चाहिए, ठीक है। तो वो पाउंड वही हुआ, ये नापने का तरीका हुआ, ठीक है, नापने का तरीका हुआ कि आप फुट में माप रहे हो, लेंथ को आप कह रहे हो 1 फुट का है, 2 फुट का है, तो ये तरीका हुआ, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है वो है MKS सिस्टम, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट के सिस्टम है, ठीक है, यूनिट सिस्टम। अब MKS क्या था हमारा, यहाँ पे मीटर, M4 मीटर, ठीक है, K4 केजी किलोग्राम, और S4 जो है वो सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है लेंथ, ये क्या है मास, और ये क्या है टाइम। आप समझ जाओगे ना शॉर्ट फॉर्म में, होशियार लोगों समझ जाओगे, टाइम, ठीक है। अब इसके बाद एक सिस्टम और आया जिसे हम कहते हैं CGS सिस्टम। ये चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है कि इतने तरीके के यूनिट होते हैं, ठीक है, FPS, MKS, CGS। तो CGS सिस्टम में अब यहाँ पे क्या हुआ, C लेंथ है, यहाँ पे सेंटीमीटर, G ग्राम, ठीक है, और TAS सेकंड, ये भी वही है, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन ये भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूज हुआ करता था, ठीक है ना, अलग अलग कंट्री में ये सिस्टम हुआ करता था। और लेकिन इससे भी बात नहीं बुरी, अब यहाँ का आदमी जाता है दूसरे कंट्री में तो थोड़ा सा दिक्कत होती है चीज़ों को एडजस्ट करने में, समझने में। तो इन्होंने कहा कि हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हम बनाते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ अगर ये आप बोलते हो तो वो लोग समझें, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं SI सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चे लोग, क्या कहते हैं, SI सिस्टम। SI सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SI सिस्टम। अब कहोगे सर ये उल्टा बता रहे हो आप, इंटरनेशनल IS होना चाहिए था, नहीं, SI सिस्टम है ये, ठीक है ना, सिस्टम पहले हो गया, I बाद में हो गया। तो ये हो गया हमारा SI सिस्टम। SI सिस्टम में इन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड एक चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द कंट्री में। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मास है, मास हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आप आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, राइटिंग के लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। मास फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, कौन सी यूनिट, SI यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि किलोग्राम में हम इसकी यूनिट डिफाइन करेंगे। दूसरा कहा गया कि अगर लेंथ की हम बात करें
लेंथ जो है वो मीटर में मापेंगे, जिसे हम स्मॉल m लिखेंगे। ठीक है, अब टाइम जो है, टाइम इन्होंने कॉमन नहीं दिया, जो कि पीछे तीनों सिस्टम में था सेकंड, उसी में इनको रहने दिया, स्मॉल एस होता है। ठीक है, स्मॉल एस में हम टाइम मापेंगे। तो दीज आर द क्या, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इस तरीके की चीज़ों को डिफाइन किया गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, बहुत समझदार। और इसी के साथ ये पोर्शन ख़त्म। अब एक चीज़ और रह जाती है, उसे पढ़कर फिर हम मोशन पे आते हैं। कितना पकाओगे सर, मोशन डायरेक्ट पढ़ाओ ना। देखो मोशन डायरेक्ट आप पढ़ तो लोगे, लेकिन ये चीज़ें रह जाएंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक टर्म है हमारा, वो है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आपने जो फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, उसे बाद में जाकर दो तरीके से डिफाइन किया गया। एक कहा गया वेक्टर और दूसरे को कहा गया स्केलर। एक को कहा गया वेक्टर, दूसरे को कहा गया स्केलर। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आप कहते हो कि द फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both is called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपने लिया उसको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिवाइड किया गया, सारे जितने तरीके के हैं। तो कहा गया कि हम वो फिजिकल क्वांटिटी में से वो वाला फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसकी बात करें, फोर्स की बात करें, ठीक है, किसी मास m पे कोई एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड तो होगा। 1 न्यूटन लगा रहे हो, 2 न्यूटन लगा रहे हो, 50 न्यूटन लगा रहे हो, ठीक है, अब उसका अपना एक मैग्नीट्यूड है। वो मैग्नीट्यूड किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ है। डायरेक्शन तो ये हो गया ना, आप देख रहे हो ना, जो एरो बना हुआ है वो डायरेक्शन हो गया, और इसकी अपनी एक मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी, इसकी वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर क्वांटिटी में एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एग्जाम्पल जो है हमारा, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी हम पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी डिफाइन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी का मोशन है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब इसके बाद जो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्सेट्रा, इटीसी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। वैसा क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाता है? तो मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। आपका वैसे चालाकी कर देते हो आप, हैं? आप तो मिटा मिटा के लिख लेते हो, हमें पूरा लिखना पड़ता है। कोई नहीं बच्चे। द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड की बात कही गई हो, उसका डायरेक्शन नहीं बताया गया हो, उसका डायरेक्शन नहीं बताया गया हो, उसे हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, वैसी क्वांटिटी जिसमें केवल डायरेक्शन बताया गया हो, सॉरी मैग्नीट्यूड बताया गया हो कि इतना मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बताया गया हो। जैसे वर्क डन है तो आपको बताया जाता है इतना वर्क करना है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया जाता, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस, वो उसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है।
अब स्पीड है, स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, बताया नहीं जाता, मतलब डिफाइन नहीं होता। तो जो चीज़ें डिफाइन नहीं है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है केवल उसके अंदर मैग्नीट्यूड ही है, भाई इतनी स्पीड है, इसमें डायरेक्शन नहीं बताया गया आपको। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आपको अगर बताना हो तो आप कह सकते हो क्या, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, ठीक है, वर्क डन, बहुत सारी चीज़ें। इस तरीके से हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे एक एक करके पूरे फिजिक्स में, और वहाँ पर डिफाइन करते जाएंगे कि स्केलर है, वेक्टर है, कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। अब जो वेक्टर, स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। अब देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका है, ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका है। तो जल्दी से करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक तरीका है, रिप्रेजेंट जो करते हैं उसकी एक तरीका है, वो हम एरो के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए, एक बड़ा सा मैं बनाता हूँ समझाने के लिए आपको। ये एरो का ये जो है वो टेल है, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट जो है वो हेड है। इसे आप कह सकते हो फाइनल, और ये इनिशियल पॉइंट, ठीक है। टेल, इसको हम टेल कहेंगे, इसको हेड कहेंगे। सर जानता है यहाँ, बहुत अच्छी बात है। ये टेल और ये हेड। अब ये जो ये डायरेक्शन है, ये बता रहा वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, और ये वेक्टर की जो लेंथ है वो बता रही है क्या, इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता रही है। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे कि मान लीजिए कि आप वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी लिखते हैं आप, ऊपर से एक वेक्टर इस तरीके से दिखाते हैं, फोर्स लिखते हो आप, ये वेक्टर दिखाते हो, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें ये जो लेंथ है ना, इसमें सारी चीज़ें डिफाइंड है, ये जो एरो दिखाया गया है उसमें सारी चीज़ें डिफाइंड है। तो आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, तो हाँ ठीक है, वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, उसकी जो इनिशियल पॉइंट है उसे टेल करते हैं, फाइनल पॉइंट है उसे हेड करते हैं, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ये चीज़ें हो गई। वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट ए बी है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए और बी, तो हम इस तरीके से लिखते हैं वेक्टर ए बी, दोनों का पोजीशन के हो गया ए और बी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट आपके पॉइंट पे, चैप्टर पे। अब मोशन जो है वो कहाँ से आया। देखिए फिजिक्स को है ना, फिजिक्स को भी कई भागों में बांटा गया है। जिस तरह से साइंस के अंदर फिजिक्स है, उस तरह से फिजिक्स के अंदर भी कई सारी पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, देखिए जो फिजिक्स है हमारा, फिजिक्स जो है, ठीक है, जो फिजिक्स है उसमें हम कहते हैं कि इसे जो डिवाइड किया गया है वो कई पार्ट्स में किया गया है। एक, अरे लिख जा, मैकेनिक्स, ठीक है, ना लिखेगा ये, ना मानेगा ये, मैकेनिक्स, ओके। अब आपके इसके बाद साउंड वेव, फिर उसके बाद लाइट वेव, या फिर ऑप्टिक्स कहते हैं उसको, या हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस तरीके से इनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिए, फिजिक्स को क्या किया कि साइंस के अंदर फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर ये सारे पार्ट्स आ गए, इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया। फिजिक्स में कई सारे ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स है, ठीक है, साउंड है जो कि फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, वो भी पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मोशन है ना, ठीक है ना, वो हमें मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना है। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 3-4 चैप्टर जो भी हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। अब मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स इज द, देखिए डिफिनेशन, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स in which we study about the rest or
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, बॉडी के रेस्ट या मोशन को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। ध्यान से, आराम से, है ना। अगर रेस्ट के बारे में पढ़ रहे, रुका हुआ है या फिर इसका मोशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ये मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मोशन की बात करें, जो कि चैप्टर हमारा मोशन है, तो मोशन में भी तो मोशन हो रहा है ना, उसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी किसके अंदर आ गया, मैकेनिक्स के अंदर आ गया। बहुत अच्छे, आप समझ गए आप मैकेनिक्स को, है ना। तो देखिए अब क्या हो रहा है, मोशन की बात कर लेते हैं हम। देखिए मोशन में क्या है, मोशन आपसे पूछा जाए, आपके दोस्त पूछें स्कूल में या फिर कोई भी पूछ लिया मोशन क्या है बताओ, क्या कहोगे, क्या कहोगे। कोई चीज़ चल रहा है, मोशन है। तू दौड़ रहा है, मोशन है। मैं दौड़ रहा हूँ, मोशन है। हम खेल रहे हैं, हम भी मोशन में हैं। तो मोशन तो यही हो गया ना, गाड़ी चल रही है, स्कूल बस चल रहा है, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, तो सारे मोशन में हैं। तो मोशन को क्या डिफाइन करेंगे, मोशन को इस तरह से कहेंगे कि मोशन इज द फेनोमेना, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें पोजीशन चेंज हो रहा है। बात समझिए आप, पोजीशन चेंज हो रहा है। आप कोई ऑब्जेक्ट लिया, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और इनिशियली इस पोजीशन पे है, और कुछ समय के बाद ये इस पोजीशन पे हो गया और ये इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो यही मोशन हुआ ना कि आपने देखा, अभी देखा, मान लो t = 0 सेकेंड पे जब आपने देखना स्टार्ट किया तो उसका पोजीशन ये था, और जब आपने t = 5 सेकेंड पे देखा तो आपने देखा कि भाई ये जो है वो 20 मीटर आगे जा चुका है। तो यानी कि ये बॉडी जो है वो मोशन में है। तो मोशन को हम डिफाइन करते हैं कि मोशन इज द फेनोमेनन, ठीक है, मोशन इज द फेनोमेनन इन विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ टाइम। टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा तो नहीं कि हमने देखा आप बता दी, टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा, ठीक है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, ठीक है, तो वो मोशन हो गया। समझ गए, मोशन इज द फेनोमेनन इन विच द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ टाइम। अब 9th क्लास में आ गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन लिखने होंगे। तो मोशन द फेनोमेनन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है। तो आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई गाड़ी है, इसी को हम फिर से हम समझते हैं, कोई गाड़ी है, ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ, किसी भी वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे अभी, कुछ समय के बाद वो यहाँ आ जाती है, ये बड़ा नहीं हो गया, बराबर ही है, ठीक है। तो ये पोजीशन चेंज हुआ, तो इनिशियल पोजीशन हमारा, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बस, इनिशियल पोजीशन ये था, बस की इनिशियल पोजीशन ये है, और फाइनल पोजीशन आपने कहा ठीक है ये है, मान लीजिए दिस इज द फाइनल पोजीशन। आपने कुछ समय के बाद देखा बस वहाँ चली गई, बात समझ रहे हो, आपने देखा ये बस यहाँ है, कुछ समय के बाद बस वहाँ है, तो ये नहीं, बस मोशन में है ना, तो इसने इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो दिस इज द मोशन। मोशन क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। जब आपने मोशन क्लियर कर लिया तो अब देखिए हम अब इसके मोशन के अंदर चलते हैं। अब हम थोड़ा मोशन में हो जाते हैं। साइकिल में बैठ के स्कूल जा रहे हो, मोशन में हो। बस में बैठ कर स्कूल जा रहे हो, मोशन में हो। खेल रहे हो, मोशन में हो, ठीक है। तो दीज आर द मोशन। तो हम मोशन को इस तरीके से कहते हैं। अब जो हमारा टर्म है नेक्स्ट है, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे। अब हमारे पास, अब देखिए हम इसको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते जाएंगे, इससे आपको समझना भी आसान हो जाएगा, और एग्जाम में अगर आप पूछा जाएगा तो आप उसे डिफरेंस बता भी सकते हो। डिस्टेंस और दूसरा जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या है हमारा, द एक्चुअल path covered by the
ऑब्जेक्ट, ठीक है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द, पढ़ते हैं, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ सर, क्या पढ़ा रहे हो? देखिए, कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, तुम्हारा स्कूल, घर है ये तुम्हारा, ठीक है, मान लो कि तुम्हारा घर है, एक तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, मुझे पता है। यहाँ छोटा शायद तुम्हें घर दिखाया गया है। अब यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, अब यहाँ चलते हो मान लो 4 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से मान लो टर्न लेना होता है आपको, आप यहाँ टर्न लेते हो और यहाँ पे आपकी स्कूल है, ये आ जाते हो मान लो 3 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, तो एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल 4 + 3, 4 + 3 यानी कि 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे समझेंगे? डिस्प्लेसमेंट को आपने कहा कि यहाँ से सेम हमने लिया, 4 किलोमीटर ऐसे गए, फिर यहाँ से टर्न लिया, यहाँ 3 किलोमीटर। अब आपके घर और आपके स्कूल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये स्कूल है आपका, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से भी कह सकते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ या डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हुआ, जहां से आप चलना स्टार्ट किए, ध्यान से सुनो बच्चे, इनिशियल पोजीशन जहां से चलना स्टार्ट किए, फाइनल जहां आप पहुंच गए, जहां आपको जाना था, ठीक है। स्कूल छोड़ के आप कहीं और चले गए खेलने, वो बात अलग है, लेकिन आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आपको जाना यहाँ था स्कूल। तो इनिशियल पोजीशन ये है हमारा और फाइनल ये है, ठीक है। ये जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब इसकी वैल्यू कितनी होगी पाइथागोरस प्रमेय? तो यहाँ पे आपने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि चलो ये 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो इसे हम करेंगे तो ये क्या होगा 16, 19 और ये 25 का अंडर रूट, तो ये 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि अगर ये ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने कहा इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। देखो डिफरेंस, यहाँ पे 7 किलोमीटर आ रहा था, 7 किलोमीटर क्या है एक्चुअल, 7 किलोमीटर क्या है एक्चुअल पाथ कवर्ड, और ये 5 किलोमीटर क्या है शॉर्टेस्ट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हमें उठाना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हमें उठाना है, एक लकीर खींच देनी है और उसे कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे। देखिए डिस्प्लेसमेंट होने के बाद आप कहोगे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके फॉर्मूले के लिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको, इसे मिटाते हैं। डिस्टेंस को आप कह सकते हो कि डिस्टेंस और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसे डिनोट करने का अलग अलग तरीका होता है। जनरली हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर भी एस लिखते हैं, एल लिखते हैं, जैसा भी है इस तरीके से लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट एसआई यूनिट, हम केवल एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मीटर, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, स्मॉल एम, ठीक है। ये क्वांटिटी कैसा है, स्केलर है, वेक्टर है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे केवल क्या है मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी है वो हमारे स्केलर क्वांटिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। यहाँ पर डायरेक्शन भी था ना, और साथ में मैग्नीट्यूड भी, तो ये हमारे जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक हो सकता है क्या? इतना पढ़ लिया आपने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हो सकता है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ पे आप यहाँ चलना स्टार्ट किया, आपका स्कूल मान लो स्ट्रेट ही है, ठीक है। यहाँ से ये 4 किलोमीटर, यहाँ पे कोई फ्रेंड है जिसे को आपको पिक करना है ना, और यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे यहाँ 7 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हो, ये हमारा तुम्हारा घर और ये स्कूल,
तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट अगर आप पूछा जाए तो कितना हो गया, तो भी तो 7 हो गया। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और यहाँ पे अगर ये लाइन खींचते भी तो सीधा लाइन आएगा जो भी 7 किलोमीटर देगा हमारा। तो यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है ना, डिस्टेंस, तो आप कह सकते हो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से या बड़ा हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। बात समझ गया ना, यहाँ पे बराबर का केस हो गया, और इसके पहले हमने जो देखा था वो बड़े का केस था। तो चाहे तो डिस्टेंस जो है बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, बस यही हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए। अब चलते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी पे। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है? अब इतने स्पीड से साइकिल चला रहा हूँ, बहुत तेज स्पीड से साइकिल चला रहा हूँ, क्यों? इसको क्या क्या समझते हो आप? स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये हुआ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। देखिए ये पर यूनिट है ना, अब आएगा, हमेशा आएगा, आपको इसको याद रखना है। पर यूनिट टाइम कह रहा तो आपने डिस्टेंस बाई टाइम कर देना है, डिस्टेंस बाई टाइम कर देना है। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्पीड के लिए, ठीक है, जिसे आपको याद रखना है। याद तो सब कुछ रखना है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी में द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से सुनो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक बार ध्यान से सुन लेना है बस, थोड़ा टाइम देकर, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये चैप्टर तो हमने कर लिया अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वेलोसिटी का जो टर्म आएगा उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, और जो स्पीड है उसमें डिस्टेंस आ गया। फॉर्मूला तो सेम ही है। अगर यूनिट की हम इसकी बात करें, तो यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें, तो डिस्टेंस के जो यूनिट है, स्पीड के लिए जो यूनिट है वो क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का मीटर बाई सेकंड। इसके लिए इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? क्या होगी? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही, मीटर बाई सेकंड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी तो हम मीटर में ही मेजर करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, मेजर हम करेंगे उसे मीटर में ही। ठीक है, क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं? उसकी लेंथ। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर बाई सेकंड। तो देखिए यूनिट दोनों का सेम है। ठीक है, अब ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, क्लियर? नोट कर लिए? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वहां पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट दोनों का सेम होगा। फॉर्मूला आपने देख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। हो गए ये। देखिए वेलोसिटी मतलब क्या, इसको हम अगर जनरल भाषा में समझना हो तो आप इसको कह सकते हैं ना
एक सेकंड में जितना आप डिस्प्लेस हुए, एक सेकंड में जितना आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, ठीक है, आप कहते हो ना कि इतनी स्पीड, आप गाड़ी स्कूटी चलाते हो, एक्टिवा ड्राइव करते हो तो कहते हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ड्राइव कर रहे थे, है ना, तो आपकी क्या थी, स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या, एक घंटे अगर आप ड्राइव करते हो, एक घंटा अगर आप ड्राइव करते हो तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 40 किलोमीटर। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हो, वहाँ पे मीटर लगा होता है ना स्कूटी में, आप कुछ कार चलाते हो, अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा, पुलिस पकड़ लेगा ठीक है, तो अब स्कूटी की बात कर लेते हैं। स्कूटी में भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम वो तो आप चलाते हो, मैंने कई बच्चों को देखा है ड्राइव करते हुए। तो वहाँ पे क्या है कि मीटर लगा होता है, तो मीटर जो है ना वो क्या बता रहा है, आपकी स्पीड बता रही है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड चलाने का नहीं है। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे में अगर आप उसी स्पीड को कंटिन्यू कांस्टेंट रखते हो तो एक घंटे में आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। ये हुआ हमारा स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट चल रहे हो तो इसकी बात करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद अब हम आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। अब ये कौन सा नया बवाल हो गया, वेलोसिटी तो पढ़ लिया हमने, अब एवरेज क्या पढ़ा रहे हो सर। देखिए, एवरेज स्पीड और यहां पे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखियो इसको पहले समझो। यहां से कोई इनिशियल पॉइंट है, आप यहां तक जाते हो, ठीक है, ये पॉइंट ए कह लो, ये बी कह लो, फिर यहां से चलते हो, फिर सी तक जाते हो, फिर सी से चलते हो डी तक जाते हो। आराम से पेशेंस रखो बच्चे, यहां तक जाते हो। अब ये जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, इसे आप कहो S1, S2, S3, ठीक है। यहां से यहां तक जो वेलोसिटी है, आप ड्राइव कर रहे हो, यहां से यहां तक गए किसी दूसरे वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ, यहां से यहां तक गए किसी दूसरे स्पीड के साथ, यहां से यहां तक गए किसी दूसरे स्पीड के साथ, ठीक है। यहां से यहां तक जब डिफरेंट स्पीड है तो टाइम डिफरेंट लगा, T1, T2, T3, ऐसे ऐसे हम मान लेते हैं। कई सारे पोर्शन हमने 3 पार्ट में लिया है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और डी तक जाना है। हम इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एवरेज स्पीड की बात करोगे आप, एवरेज, अच्छे से लिख लो भाई, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, कवर किया, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3। इससे आपके एक्सरसाइज में प्रॉब्लम भी होंगे शायद इस पे। तो दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। अब इसी को आप एवरेज वेलोसिटी में आप समझो। यहाँ सेम एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा ये S1, S2, S3, V1, V2, V3, T1, T2, T3। आपसे कहा जाता है कि आप बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी थी। इस तरीके से कोई एक गाड़ी चलना स्टार्ट किया A पॉइंट से और B पॉइंट तक वो V1 वेलोसिटी के साथ जा रहा, B से C तक V2 वेलोसिटी के साथ जा रहा, C से D तक वो V3 वेलोसिटी के साथ जा रहा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करना होगा तो आप लिखोगे यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सम ऑफ दी वेलोसिटी, जो वेलोसिटीज हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ वेलोसिटीज। यानी कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया हमारा,
यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 करेंगे तब तो इसका सम होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय कितनी वेलोसिटी है, 1 2 3 नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ओके, तो जब आपसे पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होने का, जब आपसे पूछा जाए कि आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और जब आपसे बोला जाए कि बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो टोटल वेलोसिटी जो सम ऑफ द वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी है उनको जोड़ लेंगे और वो कितने नंबर में है, 1 2 3 4 5 कितने हैं, कितने अलग अलग वेलोसिटी के साथ आप जा रहे हो भाई, हैं? एक वेलोसिटी से नहीं जाया जाता है क्या, तो हम नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना। यहां से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से बी तक गए, ठीक है ना, v1 वेलोसिटी के साथ, बी से सी तक गए v2 के साथ, और सी से डी तक गए v3 के साथ। अलग अलग डिस्टेंस था, s1 डिस्टेंस, s2 डिस्टेंस, s3 डिस्टेंस, टाइम भी अलग अलग लगा, अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग डिस्टेंस है तो अलग अलग टाइम भी होगा ना, तो अलग अलग टाइम है, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी। ओके, बहुत अच्छे बच्चे, काफी अच्छी तरीके से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे लाइन मिटा दिया मैंने, फिर से खींचना पड़ेगा, कितने आलसी हैं। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, इसका डिफिनेशन से पहले इसको हम समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन, ये टर्म से तो समझ में आ गया होगा ना, कोई चीज़ कुछ कांस्टेंट रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, कार चलना स्टार्ट कर रहा है और ये 3 पॉइंट ले लिया हमने, फिर से 3 पॉइंट लिया हमने, ठीक है, 3 से 3 पॉइंट लिया और हमने कहा ये ए बी सी डी, और टी इक्वल्स टू हमने कहा 5 सेकेंड हम की रीडिंग लेते हैं, हर 5 सेकेंड पे हम इसकी रीडिंग लेते हैं। टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 5 सेकेंड, मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ यहाँ तक 5 सेकेंड में, यहाँ तक 10 सेकेंड और यहाँ 15 सेकेंड। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो 5 सेकेंड लगा ना, इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो 5 सेकेंड लगा, ठीक है। तो हमने कहा दिस इज द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, ये जो है अगर ये S1 S2 S3 है और टाइम इंटरवल सेम है और हम कहें कि S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू S कोई वैल्यू है, ठीक है ना, कि मान लो कि 10 मीटर, सबकी 10-10 मीटर, तो इस तरीके के मोशन को हम कहेंगे कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो समझ गए ना, प्रैक्टिकली आप समझ गए। अब डिफाइन तो लैंग्वेज में लिखना है, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इफ एनी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिखिए इफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट covered equal distances in equal interval of time, then this type of motion is called यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा इंक पिलाना पड़ेगा, चलिए इसके बाद पिला लेंगे। तो ये हो गया हमारा, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल आप समझ गए ना, मैंने समझाया आपको कि 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, और जो डिस्टेंस टेबल किया ना वो भी सेम किया,
ठीक है, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया वो भी सेम किया, तो इस तरीके का मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, अब इससे आप इसको भी बता सकते हो कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि हमने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा S1, S2, S3 और यहाँ पे मान लीजिए 5, यहाँ पर भी टाइम लिया हमने t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल नहीं है, S1 इज नॉट इक्वल्स टू S2 इज नॉट इक्वल्स टू S3, अगर ये नहीं है तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे इसके डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, इफ एनी बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है ना, इफ एनी बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बात समझ रहे हो आप, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चलो लिख देता हूं मैं, है ना, इफ एनी बॉडी covered unequal distances in equal interval of time, then this motion is called क्या कहेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए उसको नोट करो, तब तक मैं इसको थोड़ा इंक पिलाता हूँ, खुल जा भाई, नोट कीजिए इसको। इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल किया है, तो फिर जो हमारा मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, वो मोशन जो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बातें क्लियर हो गई, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी जल्दी समझ जाते हो यार तुम लोग, ठीक है। आजकल बच्चों का IQ ज़्यादा तेज हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी समझ जाते हो। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक बॉडी ये है, ठीक है, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ समय के बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने मान लो t सेकंड लिया, इनिशियल वेलोसिटी मोशन इस डायरेक्शन में है, u हमारा देखिए यहाँ पे जब लिखिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, t इक्वल्स टू टाइम टेकन, ठीक है। तो A से B तक जाने में, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A से B तक जाने में टाइम कितना लगा, हमारा t सेकंड लगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बात कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई t, रेट पर यूनिट टाइम, जहां भी दिखो वहां पे t से डिवाइड कर दो, रेट या फिर पर यूनिट टाइम जहां भी दिख जाए वहां पे यानी कि t से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसे याद रखना है आपको। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगा, क्या होगा, ऊपर क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, नीचे क्या है टाइम सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट फॉर द एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमने एरो से दिखाया हुआ है। तो दिस इज द यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब जहाँ दिखे वहाँ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को कहा गया द रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। देखिए अब एक्सेलरेशन को हम और अच्छे से समझते हैं। वेलोसिटी को तो आप समझ गए, अब फिर से एक्टिवा ड्राइव कर रहे हो हैं, एक्टिवा जब आप ड्राइव कर रहे हो, तुमसे कहा गया एक्टिवा चाहो तो ड्राइव कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्सेलेटर होता है, एक्सेलेट करते हो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, होता है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जो है, मान लो ए की वैल्यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, यही तो है ना वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो ना, आगे आपकी एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब है हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। आराम से आराम से आराम से समझिए, समझो। अगर एक्सेलरेट कर रहे हो किसी बॉडी को, आप एक्सेलरेट कर रहे हो किसी बॉडी में, एक्सेलरेशन दे रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो रहा, वो एक्सेलरेशन ये बता रहा कि आप पर सेकंड उसकी स्पीड को कितनी इंक्रीज कर रहे हो, या वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर रहे हो। तो हर सेकंड पर सेकंड मतलब इतने सेकंड पे, एक सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल अगर जीरो से आप स्टार्ट करते हो, u इक्वल्स टू हमारा 0 है, तो अगले 5 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, उसके 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। हर एक सेकंड में, एक सेकंड में इतनी हो गई, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गया। हर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। इसीलिए कहते हैं एक्सेलेटर दो, तब आपकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो दिस इज द, अब देखो एक्सेलरेशन में, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। एक्सेलरेशन में आपने कहा इनिशियली किसी बॉडी की स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तक से यहाँ तक आने में t इक्वल्स टू 5 सेकंड लगा। तो आपसे अगर पूछा जाए बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा हो जाएगा 45/5, यानी कि 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखने का है ना, यूनिट नहीं लिखे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे आपके, है ना। ये केस हो गया। एक केस तो ये हो सकता है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि मान लो कि आपकी वेलोसिटी पहले 50 है, ठीक है, पहले 50 है, u इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड, और बाद में आपकी वेलोसिटी कम हो, ऐसा होता है ना, ब्रेक लगाते हैं तो, और ये टाइम भी लग गया मान लो 5 सेकंड, ये टाइम भी लग गया 5 सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल 5, इनिशियल 50 डिवाइड बाई 5, यानी कि -45/5 इक्वल्स टू -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सर कहोगे निगेटिव वैल्यू का क्या मतलब हो गया, सर निगेटिव वैल्यू का क्या मतलब हो गया। देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। यानी कि ये जो केस है ना, ये ब्रेकिंग का केस है, या फिर आप फोर्स के जिधर बॉडी मूव कर रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो ये केस ऑफ रिटार्डेशन हो गया। तब तो ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगाया तब तो गाड़ी धीमी हो गई, धीमी रुक गई, तो ये रिटार्डेशन आपने इससे, इस एक्सेलरेशन से, माइनस एक्सेलरेशन से आपने अपने गाड़ी को रोकना चाह रहे हो, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी को कम करना चाह रहे हो। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके,
ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, अब हमारे पास क्या है कि कुछ फॉर्मूले हैं, उनको प्रूफ करना है। कुछ फॉर्मूले हैं, उनको प्रूफ करना है। उनको हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी कहते हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ द मोशन भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ द मोशन के नाम से जानो आप, काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो इक्वेशन है ना, वो कुछ ऐसे हैं। पहला जो हमारा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे अब तो कुछ कुछ आइडिया लगने लगा आपको। v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई। तो इनको हमको प्रूफ करना है। तो हम पहले जनरल तरीके से प्रूफ करेंगे और फिर ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ करेंगे। तो जब इसको आप जनरल तरीके से प्रूफ करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा। जनरल तरीके से जब आप प्रूफ करोगे तो पहला हमें प्रूफ करना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ पे कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल v है, इनिशियल u है, फाइनल v है, और टाइम जो ले रहा वो t ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन को भी शॉर्ट लिखता हूँ मैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए ना तो आप इसको पूरी चीज़ें लिखो कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और इसने t टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। ऐसे डायरेक्ट कर दोगे भाई नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से नोट्स में दिए गए हैं आप उस तरह से लिखने की कोशिश करोगे, पीडीएफ डाउनलोड करोगे वहाँ नोट्स में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल। अब एक्सेलरेशन का कैसे लिखते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि v माइनस यू बाई टी, यही हमारा फॉर्मूला है। इसी को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं टी को इधर ले आओ इक्वल्स टू v माइनस यू, ठीक है। u को इस तरफ ले आओ, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। अब इसको सही तरीके से लिख दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूव कर दिया आपने, बहुत अच्छे, बहुत फास्ट, ओ माय गॉड, ये हो गया प्रूफ। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब फर्स्ट इक्वेशन आप प्रूफ कर रहे हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आपको याद रखना है कि हमें स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन के डिफिनेशन के साथ। हमें स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन के डिफिनेशन के साथ, तो फिर ये आसान हो जाएगा। अब देखो, यहाँ ये होने के बाद अब सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकेंड क्या हमारा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो क्या कह रहा है, सेकेंड जो है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी पे आते हैं हम। उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, यहाँ वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पे इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज वेलोसिटी, दो अलग अलग वेलोसिटी है ना, यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी की बात हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, याद करो याद नहीं आ रहा, अभी पढ़े हो, अब सिर याद नहीं आ रहा, बाद में याद कर लेंगे, ठीक है, बाद में याद करना। एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या कहा गया कि जो सम ऑफ द वेलोसिटी, तो सम ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, कितना है, एक और एक, दो, ठीक है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एस बाई टी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, b प्लस यू बाई टू इक्वल्स टू एस बाई टी। चलो s तो कुछ मिला हुआ लग रहा है सर, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं t को इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा s इक्वल्स टू यू प्लस बी बाई टू इंटू टी। यही हो गया ना, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। t को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, आपने कहा ठीक है, लेकिन सर फार्मूला तो कुछ ऐसा है, क्या करें,
क्या करें, तो इस फॉर्मूले को लाने के लिए अभी हमने प्रूफ किया क्या, फर्स्ट इक्वेशन। इस फॉर्मूले में देखो v नहीं है, तो हमें यहाँ से v को हटा देना है। इस फॉर्मूले में v नहीं है तो हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ से हमें v को रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, u प्लस at, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ये क्या था हमारा, इसको अंडरलाइन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये है v इक्वल्स टू यू प्लस at, v इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस at, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे इंटू t। ओके डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो s इक्वल्स टू यू और u, 2u प्लस at डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं अलग अलग करके, 2u बाई 2 प्लस at बाई 2, अभी भी t बाहर ही है, t को अंदर लाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, u इंटू टी प्लस हाफ, 2 को हाफ a, t और t मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर। अरे वाह, बहुत अच्छे, हो गया, समझ गए। जब फर्स्ट हमने प्रूफ किया था तो डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जब सेकंड प्रूफ कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन, ये चीज, ये थोड़ा ट्रिक याद रखना पड़ेगा आपको प्रूफ करने के लिए, ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ये ट्रिक याद रहेगी ना तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ तक आ गए, उसके बाद आपने कहा कि भाई इस फॉर्मूले में तो v नहीं है, तो हम v को रिप्लेस कर देते हैं। v के लिए हमारे पास फार्मूला है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, हमने हटा दिया उसको, तो यहाँ पे ये आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये, ठीक है। अब जो थर्ड इक्वेशन है, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप, देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as की बात करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए सेम, यहाँ तक सेम रहने देंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, इसे मिटा दो, ये स्टेप सेम जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये स्टेप सेम जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नहीं है, टी नहीं है, तो यहाँ पे यानी कि इस फॉर्मूले से हमें टी हटाना होगा। आपको इसे प्रूफ करना है, इस वाले फॉर्मूले को प्रूफ करना है, तो यहाँ पे टी का नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी का डिफिनेशन से हम लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसे यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा कि s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टी, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ठीक है ना, t मल्टीप्लाई हो गया। अब इस t को हमें से यहाँ पर से हटाना है, ठीक है। तो t को हटाने के लिए फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या लिख सकते हो, इसको u को इधर करो, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, है ना। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे तो v माइनस यू बाई ए, 2a इधर ले आएंगे, यहाँ s पहले से है, तो यहाँ हो गया 2as इक्वल्स टू v प्लस यू और v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी को इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर भी a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू को इस तरफ कर दो तो ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया ना प्रूफ, है ना आसान। यहाँ तक सेम, यानी कि आप याद रखिए इनको और इनको अगर सॉल्व करना को अगर प्रूफ करना है तो इनका एक टाइम तक डेरिवेशन सेम ही होगा। और ये डेरिवेशन सेम कैसे होगा, डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से हम यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये आएगा। अब बारी बारी से हम रिप्लेस कर देंगे। अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हम v को हटा देंगे, और ये प्रूफ करना है तो हम t को वहाँ से हटा देंगे। हटा कैसे देंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का यूज करके, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया, तीनों आपने प्रूफ कर लिया। यस जा भाई, ज़्यादा इंक देने पे यही प्रॉब्लम है। देखिए नेक्स्ट जो है
इसको ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ करना है ना। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले ग्राफ क्या है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ग्राफ को हम एक बार लास्ट में अच्छे से पढ़ लेंगे, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ग्राफ का। तो ग्राफ में क्या है कि 3 तरीके के ग्राफ आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थर्ड जो है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यानी इसको हम कहेंगे एस टी, वी टी और ए टी। अरे यार ए टी, ये तीनों ग्राफ आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पोजीशन वेक्टर की, इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और दूसरे पे हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बारी बारी से लेते हैं। हमने कहा ठीक है हम पोजीशन लेते हैं, ठीक है, हमने इसको कहा एस से डिनोट किया, एस से डिनोट किया। अब इसमें मान लो कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, और टाइम के साथ वो डिस्प्लेस होता जा रहा है, टाइम के साथ वो डिस्प्लेस होता जा रहा है। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके से एक पहले यहाँ पे 0 पे पहले सेकेंड पे वो 2 मीटर चला जाता है, फिर 4 मीटर चला जाता है, फिर 6 मीटर चला जाता है, फिर 8 मीटर चला जाता है, तो फर्स्ट मीटर, इस तरीके से बनता जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें एक तरफ पोजीशन है, दूसरी तरफ टाइम। देखिए टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना तीनों कर्व में, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है इनसे, पोजीशन डिपेंड कर रहा है टाइम पे, वेलोसिटी डिपेंड करेगा टाइम पे। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी टाइम आपने लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने लिया वेलोसिटी, ठीक है। और मान लो कि इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, गाड़ी चल रही है पहले से, तो इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल्स टू 0 पे उसकी कुछ वेलोसिटी थी, जब आपने देखना उसको सॉल्व किया, और कुछ ऐसा इंक्रीज करता जा रहा, T1 T2 T3, ये सेकंड में है, सारे सेकंड में है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते करते T3 पे मान लो v वेलोसिटी हो गई, 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी, जब आपने स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी u थी, और बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक चली गई। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन t और यहाँ पे एक्सेलरेशन, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अब ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है हमको, वही तीनों फार्मूला। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मान लो मेनली हमें यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ना है, ठीक है ना, कि 2 मीटर है, ये है, वो चेंजेस के नहीं पढ़ने। तो मान लीजिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर लें, तो टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मान लो कि ए की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। लेकिन अगर इंक्रीजिंग है टाइम के साथ तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ हमें पढ़ना है, हम इनकी डिटेलिंग करेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो हमारा प्रूफ है ग्राफिकल मेथड से, जो हम प्रूफ करने वाले हैं। थोड़ा ग्राफ का इंट्रोडक्शन आपको देना था कि ग्राफ है क्या। अब यहाँ पे टी हमने कहा कि एक्स एक्सिस पे क्यों लेंगे, टाइम एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा कि 1 सेकंड पे इतना है, 2 सेकंड पे इतना है, 3 सेकंड पे इतना है ना। वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसको, इंडिपेंडेंट टर्म जो है उसे हम कोशिश करते हैं कि उसे हम एक्स एक्सिस पे रखें। ओके, चलिए ठीक है। ये हो गया। अब इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। किनको प्रूफ करना है, उन्हीं इक्वेशन को, काइनेमेटिक्स इक्वेशन को। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक हमने ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे, किसी भी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ पे पोजीशन हमने लिखा 0 ओ, ठीक है ना, और यहाँ पे टाइम कितने हैं, टाइम 0, ये पॉइंट जो है t बराबर 0 पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, ठीक है ना, तो यहाँ पे u, और कुछ समय के बाद मान लो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। उसकी वेलोसिटी जो है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं यार, v हो जाती है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये अपर पॉइंट पे इस तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ यहाँ तक जा रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो है ये हमारा क्या बता रहा, u, और ये जो पूरा का पूरा है वो हमारा क्या है, v, फाइनल वेलोसिटी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसे हम a बोल दें, b बोल दें, ये डॉट 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 c बोल दें, इसे d बोल दें, ठीक है ना, नाम दे दिया हमने। अब हमें प्रूफ करना है कि बताइए कि कैसे प्रूफ करेंगे ये फॉर्मूला, कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, ये देखिए ये कर्व है हमारा, ये इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व पे भी हम आएंगे। यहां से स्टार्ट हो रहा है t बराबर 0 पे, और t इक्वल टू टी सेकेंड पे ये इस b पोजीशन पे पहुंच गया। t इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो लेंथ है वो कितना है, v है, ठीक है, वो v है। तो अगर ये u है तो ये भी u है, तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं कितना, v माइनस यू, v माइनस यू, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे ये वाला जो BC है उसे हम लिख सकते हैं v माइनस यू, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, ये पूरा v है, ये u है, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब हम आते हैं कि चलो इसके ज्योमेट्री पे आते हैं। कर्व बना हुआ है, ग्राफ है, तो ग्राफिकल मेथड से हमें प्रूफ करना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या था हमारा, a इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ठीक है, a इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये लेंथ BD माइनस ये OA डिवाइडेड बाई OD, ठीक है। ये हमारा A हुआ। इसमें क्या है कि आपने इसमें बताया ग्राफिकल में कि ये जो लेंथ है वो D है, V है, ये जो लेंथ है वो U है, ठीक है, और ये जो है वो T है। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये V माइनस यू बाई टी A, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो AT इक्वल्स टू V माइनस यू, ओके। तो V इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा U प्लस AT, ओके। प्रूफ हो गया फर्स्ट। इसे भी आप प्रूफ करोगे तो चीज़ों को लिखोगे आप, ऐसे डायरेक्ट मत कर देना मेरी तरह, जिस तरह से कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है ना। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम इतना है, एक्सेलरेशन ए को हमने एक्सेलरेशन से दिखाया है, डिनोट किया है, तो ये सारी चीज़ें लिखोगे। चलिए ठीक है। अब ये होने के बाद अब चलिए सेकंड को प्रूफ करते हैं। कौन सा सेकंड था हमारा, था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो अब उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे। सेकंड हमारा क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसे प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी एरिया को, ठीक है ना, ये जो इसके एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, इसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो एरिया अंडर द कर्व s इक्वल्स टू क्या होता है ना, कि अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रखा है, याद रखिए, अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम है आपके पास, ग्राफ है, तो एरिया अंडर द कर्व, ये जो लाइन है इसके अंदर जो भी एरिया है, ये एरिया, ठीक है ना, ये जो लाइन देख रहे हो, वो क्या बताएगा, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, क्या बताएगा, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, हमेशा आप इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है। तो यानी कि s इक्वल्स टू, अगर हमें कैलकुलेट करना है एरिया अंडर द कर्व, तो हम क्या कहेंगे, पहले तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ये एक एरिया हो गया ABC, ठीक है। अब सेकंड में एरिया ऑफ द ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कौन सा है, ACDO, यही तो है, यही तो है। देखिए इसी एरिया से एक बार हम
एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करेंगे, और दूसरी बार हम वी इक्वल्स टू यू प्लस 2as प्रूफ करेंगे। सेम, एक बार हमने इसको टुकड़ों में लिया है, एक बार हम साथ में लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, इस एरिया की बात करें, इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस, सॉरी यार, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस को लिखिए आप ओडी, इंटू हाइट कितनी है बीसी, बीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया, तो ये क्या हो गया हमारा ओडी इंटू ये हाइट ओए, ओके। अब देखो यहां वैल्यू पुट कर दो, यहां वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू ओडी की वैल्यू कितनी है, ओडी टी, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी कहाँ है, बी सी, वी माइनस यू प्लस ओडी की वैल्यू टी, ओए की वैल्यू यू। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, इससे यहां कर देते हैं, यहां हो गया यू टी प्लस हाफ, ठीक है, और ये हो गया वी माइनस यू इंटू टी, ओके। ये हमने समझ गए ना आप। एरिया पहले हमने इसका एरिया लिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए सी डी ए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तभी तो पूरा एरिया बताएगा ये। इसके एरिया अंडर द कर्व की बात करें, इसके अंदर की एरिया की बात करें तो हमने ट्रायंगल देखा, हमने रेक्टेंगल देखा, हमने दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है, बेस क्या है ओडी, यानी कि यहाँ पे आप इसको आप लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखो AC, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो AC, यही तो इसका बेस हो गया ना, वो इसका OD के बराबर है, तो ये AC बेस, और हाइट कितनी है इसकी BC के बराबर, तो वो लिख दिया हमने। साथ में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की बात करें तो ये बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, तो हमने ये लिख दिया, ये इंटू ये, तो हमने की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दिया तो ये आया। अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ये भाई इसमें कैसे होंगे, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर हम इसको इधर कर दें तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो इसकी जगह पे ए टी पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ, इसकी जगह पे क्या ए टी इंटू टी, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी टी दो बार है ना, दो बार है, तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करो, चलो ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले प्रूफ पे, लास्ट है ग्राफिकल मेथड से अगर उसे हमें प्रूफ करना है तो देखो, एरिया अंडर द कर्व एस इक्वल्स टू, ये क्या है, एक ट्रेपेजॉइड है, ये ट्रेपेजॉइड है ना, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड कैलकुलेट कर लेना है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड ओ ए बी और ये डी, डी लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड, ये कैलकुलेट अगर आपने कर लिया तो आप इसकी एरिया बता सकते हो, तो बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड हाफ इंटू, देखिए जब ट्रेपेजॉइड के एरिया जिनको पता है उनके लिए तो अच्छा है, जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, जो पैरेलल लाइन है ना उनको ऐड करते हैं, तो पैरेलल लाइन हमारा क्या है ओ ए प्लस क्या बी डी, ठीक है, इंटू हाइट ओ डी, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितनी हाइट है, ये हो गया हमारा। अब वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू ओ ए की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू ए पुट कर दिया, बी डी की वैल्यू v पुट कर दिया, बहुत अच्छे, बहुत समझदार, और ओ डी की वैल्यू t, अरे वाह पढ़ते पढ़ते दिमाग चकरा गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला सॉल्व कर प्रूफ करना है। तो मैंने कहा कि यहाँ से मतलब टी को हटाना पड़ेगा आपको। अब टी को हटाने के लिए क्या करोगे, इसी में अगर हम इसमें एक स्टेप और जाएं तो टी इक्वल्स टू हो सकता है v माइनस यू बाई ए, इस वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं,
तो हाफ इंटू, इसको उलट के लिख लेते हैं जिससे आपको समझना आसान हो, टी की वैल्यू v माइनस यू बाई ए, ओके। 2 इंटू ए इधर आ जाएगा, 2as इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, a प्लस बी का a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आएंगे और इसको अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया ना प्रूफ, है ना जी, है ना जी, कर लिया प्रूफ आपने चलिए ठीक है, इसको भी नोट कीजिए, 1 2 3, नोट 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 कर लिया होगा तुमने, नहीं किया तो पॉज करके कर लो। चलो अब एक टर्म और है हमारा इसके बाद, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा टर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो पढ़ना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया, मान ली कोई बॉडी जो है ना सर्किल में मूव कर रहा है, अभी तो आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, अभी जो भी मोशन हो रहा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रहे थे, अब अगर सर्किल में मूव कर रहे हो, आपका पाथ जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हमने कोई सर्कल ले लिया, ये रेडियस आर, और इसमें कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप इस तरह से डिफाइन करोगे, इफ अ बॉडी इज मूविंग, इफ एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, आपकी बुक में बहुत ऑब्जेक्ट ही लिखा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, if an object is moving with uniform motion in a circular path, in a circular path, then this motion is called uniform circular motion, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो गई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो गई, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। अब इसको मैं मिटाता हूं, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पाथ को में मूव कर रही है, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इसको मूव कर रहा है, तो इस तरीके का मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कंडीशन क्या है कि हमारा कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं, और जो या फिर जो मोशन है हमारा वो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये पूरा कवर कर ले रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट किया तुमने, ये सर्किल पूरा कवर करके फिर से यहाँ पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या था हमारा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस, तो इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ गया फाइनल पोजीशन, तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो हम डिस्टेंस की बात कर लें, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो इसके पेरीमीटर के बराबर 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड की बात होगी तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 2 पाई r बाई टी, जितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो ये फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल है, आपके न्यूमेरिकल इन द सेंस एक्सरसाइज में सवाल है, प्रॉब्लम है, आप इसे याद रखिए, ठीक है, आप इसे याद रखिए, यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं। अब जल्दी से ग्राफ करते हैं थोड़ा, देखिए कितने तरीके का ग्राफ आपको पढ़ना था, मैंने आपसे कहा था कितने तरीके का ग्राफ आपको पढ़ना है, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, 3 ग्राफ पढ़ने हैं आपको। पोजीशन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम,
ये तीनों ग्राफ आपको पढ़ने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है, फिर भी रेस्ट में है। अगर मान लो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लिया, हमने कहा दिस इज एस, दिस इज टी, यहाँ पर टाइम सेकंड में है और ये मीटर में है, मीटर में है और ये सेकंड में है, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो ठीक है ना, मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, 1 सेकंड के बाद भी खड़ा हूँ, 2 सेकंड के बाद भी खड़ा हूँ, यानी कि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो आप। अगर बॉडी के पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज ना हो, बॉडी के पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज ना हो तो वो रेस्ट में है। तो मान लो कि इनिशियली टी बराबर 0 पे, टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे वो उसकी पोजीशन कुछ यहाँ से 2 मीटर ऊपर है, तो वो टी बराबर 10 सेकंड के बाद भी उसकी पोजीशन वही रहेगी। बात समझ गया ना। अगर 2 मीटर है, अगर वो हमने अभी देखना स्टार्ट किया, इसको हमने यहाँ देखा, हमने कहा यहाँ से ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर है, अब 1 सेकंड के बाद देखें तो भी 2 है, ठीक है ना, 2 सेकंड के बाद देखा तो भी 2 है, 3 सेकंड के बाद देखा तो भी है, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है हमारा लेकिन इसके पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें, अब इसी को आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम में दिखाना हो तो क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिखाना हो तो क्या करोगे। देखो ये यहाँ रेस्ट में है, इसकी तो कोई वेलोसिटी है नहीं, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जितनी सेकेंड की बात कर लो उसकी वेलोसिटी है ही नहीं। तो यानी कि इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ग्राफ ये होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ग्राफ में दिखा दोगे, दूसरे कलर से दिखा दोगे, मेरे पास है नहीं इसलिए, है ना, ब्लैक ही है तो इसलिए मैंने इसको गंदा कर दिया। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर लें, ठीक है, t हमेशा x एक्सिस पे होगा, क्यों होगा, क्योंकि t डिपेंड नहीं कर रहा है a पे, b पे, v पे और s पे, t इज द इंडिपेंडेंट टर्म। अब जब वेलोसिटी ही नहीं है बॉडी में तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ टाइम जो है उसे आप लिखोगे सेकंड में है और यहाँ पे इसकी यूनिट लिख दोगे जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो, है ना, मीटर पर सेकंड, सेकंड में। ये हो गया फर्स्ट। अब अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर लें तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे एस टी पोजीशन टाइम, तो ये क्या कर रहा है कि टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ रखा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो मान लो कि 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में वो 2 मीटर तक जाता है, तो दूसरे सेकंड में 4 मीटर जाना चाहिए, तीसरे में 6 जाना चाहिए। तब तो इनका देखो, ये 0 से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2 मीटर, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये कर्व इस इंटरवल में 2 मीटर, इस इंटरवल पे 2 मीटर, इस इंटरवल पे 2 मीटर, हो गया यूनिफॉर्म मोशन। 1 सेकंड पे 2 मीटर, फिर से वापस से अगले 1 सेकंड पे फिर से 2 मीटर, फिर वापस से अगले 1 सेकंड पे फिर से 2 मीटर, यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन हो गया। ग्राफ में आपने बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी जो है हमारा कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ ये चल रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं 2 मीटर से चल रहा है, बाद में भी देख रहे हैं 2 मीटर से चल रहा है, उसके बाद भी देख रहे हैं 2 मीटर से चल रहा है, तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, और 2 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, 5 घंटा हो, 5 आवर्स हो, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0,
कैसे? देखिए ये जो फॉर्मूला हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी v है और फाइनल वेलोसिटी भी v है, तो यहाँ पे v रख दो, तो v और v कैंसिल, इधर आएगा तो जीरो, जीरो इक्वल्स टू ए टी, तो a की वैल्यू, टाइम तो कभी जीरो होगा नहीं, तो a इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा यहाँ पर भी होगा। ओके, कुछ ऐसा यहाँ पर भी होगा। ये हो गया। अब अगर थर्ड केस की हम बात करें, एक केस और, जब हमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है, हमने कहा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले घर में यहाँ एस टी कर्व है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि कोई, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट यहाँ पे ये, यहाँ पे टी, यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ सेकेंड में ये है, तो यानी कि हर सेकेंड में 2 मीटर इसकी स्पीड बढ़ रही है। बात आप समझ रहे हो? हर सेकेंड में, यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हमने कहा कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ, यहाँ पे ये, यहाँ पे टी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमने कहा टी इक्वल्स टू 1 2 3 पे इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है ये टर्म, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। तो हमने कहा ठीक है, ये कर, तो ये तो समझ में आ गया, ये तो ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये तो कांस्टेंट है, यानी कि हर एक सेकेंड इसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से है। मैंने आपसे कहा ना कि एक्सेलरेशन अगर दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 2/सेकेंड, यानी कि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कर्व कुछ ऐसा होगा, ये, ठीक है, ये इसको क्रॉस करता हुआ जाएगा, ये ऐसा है ना, ये ऐसा होगा। अब यहाँ पे आते हैं वापस से पोजीशन और टाइम ग्राफ पे। अब देखो हर सेकंड पे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो पहले सेकंड पे जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, पहले डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा और जो सेकंड पे करेगा वो अलग अलग है। पहले इस वेलोसिटी हर सेकंड में बढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में, तो जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पहले सेकंड में कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो कि वो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी बढ़ा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कर्व कुछ इस तरीके से यहाँ से ये होता जाएगा, फिर तीसरे में और बढ़ेगा तो फिर कुछ ऐसा होता जाएगा, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ ये कर्व पाथ में हो जाएगा। तो दिस इज द, आप इसको समझ गए ना, पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में फिर से वेलोसिटी बढ़ गई, तो जब वेलोसिटी बढ़ गई तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर तीसरा सेकंड जब आएगा तो फिर और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व जैसा हो जाएगा ये ग्राफ। ओके, तो ये तो पूरा था हमारा मोशन, ठीक है। अब इसमें आपको समझ चुके हो आप अच्छे से, मुझे लगता है, और आप इसकी नोट्स बना चुके हो, नहीं बनाए हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लेकिन आप उसको पढ़ो एक बार, ठीक है ना, डाउनलोड करके उसको आप पढ़िए, और साथ में इसके न्यूमेरिकल जो हैं, जो एक्सरसाइज हैं वो हमारे अगले लेक्चर में करेंगे, और इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैंने दे रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप खोलिए, ओपन कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। वहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो जब टेस्ट आपका खत्म होगा तो तुरंत मार्क्स आपको दिख जाएगा, वो आप देखिए, अगर एक बार मार्क्स कम आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार दीजिए, उससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये मैं सारी चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब कल के लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।